हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स विजडम एकेडमी में। और हम एक बार फिर हाजिर है एक और वीडियो के साथ जिसमें हम केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2018 के जो है आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में भी हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे हर एक क्वेश्चन को जो भी पीजीटी फिजिक्स 2018 के पेपर में आए हुए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। ओके, वी आर स्टार्टिंग द वीडियो with the question. A PN photodiode is fabricated from a semiconductor with a band gap of 2.5 electron volt. It can detect a signal of wavelength of, आपको ऑप्शंस दे रखे इसमें। ऑप्शन नंबर 1 4000 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 6000 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 4000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर 4 6000 एंगस्ट्रॉम। और इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली एनर्जी बैंड गैप दे रखा है और एनर्जी बैंड गैप है हमारा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एनर्जी बैंड गैप जो है हमारा कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसमें आपको एनर्जी बैंड गैप दे रखा है और एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी H न्यू इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और न्यू को भी हम लिख सकते हैं C बाय लैम्डा। सो यहां से हमें क्या निकालना है, लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा HC डिवाइड बाय एनर्जी बैंड गैप जो है हमारा 2.5। अब ये जो एनर्जी बैंड गैप है आपका वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है और हमें इसको फिर जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं 6.26 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। इट इज अ प्लैंक कांस्टेंट। सी की यानी स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इस सबको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है हमारी 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इतनी जो है इसकी वेवलेंथ है, तो इसके अंडर में जो वेवलेंथ आएगी उसको ये डिटेक्ट कर पाएगा। ओके, तो क्योंकि ये जो 4000 एंगस्ट्रॉम है ये आपका इससे छोटा है, ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द करंट दैट फ्लोज थ्रू 8 ओम रजिस्टर विल बी, आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन। और सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है। सबसे ऊपर आपका 12 ओम का रजिस्टर दे रखा है, उसके साथ सीरीज में 8 ओम रजिस्टर कनेक्टेड है और एक टर्मिनल M है, M से फिर जा रहा है B और B से दो टर्मिनल आपके जा रहे हैं। एक के थ्रू जो है रजिस्टर 30 ओम कनेक्टेड है और ये 30 ओम आगे जाकर पॉइंट C पर मिल रहा है और B का जो दूसरा एंड है वो आपके रजिस्टर 18 ओम से कनेक्टेड है और इसके बीच में पॉइंट आपका A है जहां से आपका करंट जो है 6 एम्पियर का वो एंटर कर रहा है इस सर्किट में। और देन आपका 40 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है और एक 20 ओम का रजिस्टर इसी के साथ सीरीज में कनेक्टेड। तो इस तरह से जो है आपका एक जो है सर्किट यहां पर ये दे रखा है। जो करंट है वो आपका C से जो है बाहर निकल रहा है, लीव कर रहा है। सो हमें पूछा गया है कि 8 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से इसको बता रहा हूं आपको। देखिए ये 12 ओम है, ये 8 ओम है, तो ये आपका हो गया 20 ओम। 20 ओम जो है वो 30 ओम के साथ किसमें, सीरीज में। ठीक है, तो यहां पर 20 ओम जो है वो 30 ओम के साथ पैरेलल में। तो ये जो है आपका R1 निकल जाएगा, हम ले रहे हैं यहां पर 120 1/30 और R1 की जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 20 इंटू 30 डिवाइड बाय 50 कैंसल 4, तो यह आ जाएगा 12 ओम। यानी जो रिजल्टेंट जो आ गया वो आपका 12 ओम आ गया। ठीक है, अब जो है आपका सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा।
ये आपका टर्मिनल हो गया ए, और ये वाला जो 18 ओम ये यहाँ पे आ गया, ये 12 ओम हो गया, ये वाला आपका 40 ओम और ये आपका 20 ओम, और यहां से जो है 6 एम्पियर का करंट आपका पास हो रहा है। ठीक है, अब जो है हमें इसका कॉम्बिनेशन निकालना था। ऊपर हो गया 30, नीचे हो गया 60। तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे, R2 निकाल लेते हैं, तो ये अगेन हो जाएगा 60 इंटू 30 डिवाइड बाय 90, तो ये कैंसल, देन ये हो गया आपका 3 और ये आपका 20, तो आ गया आपका आंसर 20 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो 20 ओम आ गया, और कितना का टोटल करंट है 6 एम्पियर, तो वोल्टेज जो हमारी आएगी वो होगी 20 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 120 वोल्ट। तो इतनी जो वोल्टेज है वो इस सर्किट के अक्रॉस है, तो हम पता लगा सकते हैं कि यहां से कितना करंट पास हो रहा है, और ये जो 40 ओम है इससे कितना पास हो रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं यहां से I1 करंट है और यहां से आपका I2, यानी कि ये वाला जो है वो I1 करंट है और यहां पे आपका जो है I2 करंट है। सो I1 जब हम करंट निकालते हैं तो I1 करंट आपका निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखिए टोटल वोल्टेज कितनी है 120 है, और इस साइड का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 30। ठीक है, तो कैंसल, और ये हो गया आपका 4 एम्पियर, यानी कि इससे जो है I1 आपका 4 एम्पियर आ गया और I2 आपका आ गया 2 एम्पियर, पर I2 का हमारा कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ I1 देखना है। अब I1 करंट जो है फर्दर आपका यहां पे जा रहा है, तो ये 2 में डिवाइड हो रहा है 30 में, और 12, क्योंकि 18 ओम से भी उतना ही जा रहा होगा और यहां से डिवाइड हुआ होगा ये। ठीक है, तो जो आपका नेट करंट आएगा, अब पहले हमें वोल्टेज निकालनी पड़ेगी कि यहां पर कितनी वोल्टेज होगी। तो वोल्टेज जब हम निकालेंगे, V2 में ले लेता हूं इसको, ये V1 हो जाएगा, तो V2 अगर मैं निकालूंगा तो ये आपका हो जाएगा करंट आपका 4, और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आया था वो 12 था, तो ये हो गया 48 वोल्ट। सो अब हम इसलिए निकाल सकते हैं कि यहां से जो है ये लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट यहां पे, करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर, सो इसको I मान लेते हैं, और ये आपका हो जाएगा यहां पर टोटल वोल्टेज 48, टोटल रेजिस्टेंस यहां पे हो गया 20, सो ये आपका चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 2.4 एम्पियर। सो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। Figure shows a long potentiometer wire having a constant potential gradient. The null point of two primary cells of EMF E1 and E2. E1 is greater than E2. Connected in the manner shown are obtained at 400 centimeter and 160 centimeter. Balancing length दे रखी है बेसिकली। The balancing length of cell EMF E1 is, यानी कि आपको जो है दो सेल आपकी कनेक्टेड है, दोनों सेल जो है उसके जो है आपको कॉम्बिनेशन के बैलेंसिंग लाइन दे रखी है। अब मैं आपको बता दूं, जो ऊपर वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा उसमें जो है E1 और E2 जो है अपोजिटली कनेक्टेड है। तो इस केस में बेसिकली आपका क्या होगा कि जो आपका E1 है, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 160 इंटू 5। देखिए फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है E इक्वल टू 5L, EMF इज इक्वल टू 5 इज द 5 यहां पर जो है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका कांस्टेंट बना हुआ है तो ये दोनों के लिए सेम रहेगा। और दूसरे वाले सर्किट में आपकी जो सेल्स है वो पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म्स में कनेक्टेड है, यानी कि ये सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 इक्वल टू 28 आई थिंक कितना दे रखा, 400 दे रखा, 405। ओके, अब दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, ऐड करने पर ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2E1 इक्वल टू 565। तो कैंसिल करेंगे तो E1 आपका आ जाएगा 285। उस वाली इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो यहां पर जो है बैलेंसिंग लेंथ आपकी निकलेगी 280 सेंटीमीटर। सो जो राइट आंसर है वो 280 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
Now come to next question. There are two infinitely long parallel wires 1 and 2 carrying currents I and 2I flowing along the same direction and placed at a distance d apart. A third infinitely long wire carrying a current Ix in the direction opposite to the other two is placed between the two wires. At what distance from wire 1 should it be kept so that नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यानी कोई भी नेट फोर्स आपका ना आए, तो कितना करंट उससे पास हो रहा है या कितने डिस्टेंस पर हम जो है उसको रखेंगे। क्वेश्चन में गिवन है आपको दो वायर है इस तरह से, एक ये वायर है और एक ये वाली है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एक में आई है और एक में 2i है। ये दोनों जो वायर है ये आपकी सेपरेटेड है, इसको 1 ले लेते हैं, ये 2, ये सेपरेटेड आपकी d, ठीक है, आई थिंक d है। अब इसके बीच में एक थर्ड वायर हम पुट कर रहे हैं और लेट अस सपोज इससे जो इसका डिस्टेंस है वो x मान लेते हैं, तो ये वाला जो है वो हो जाएगा आपका d माइनस एक्स। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आई एक्स। पूछा गया है कि कितने डिस्टेंस पर ये रखी गई है वन वायर के रिस्पेक्ट में, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर फॉर्मूला देखें हम, फॉर्मूला जो होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ जब हम निकालते थे तो ये आता था म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाय R, ये आपका फॉर्मूला होता था इसमें, ठीक है। अब यहां पर F1 जो है वो आपका इक्वल है F2 के, यानी फोर्स ऑन दिस थर्ड वायर ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन दिस थर्ड वायर ड्यू टू 2, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं ये इक्वेशन यहां पे पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा म्यू नॉट बाय 2 पाई, यहां पर जो पहले में करंट है I, दूसरे में आपका हो गया Ix और डिस्टेंस हो गया x, और ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई, इसमें करंट है 2i और थर्ड वायर में है Ix डिवाइड बाय d माइनस एक्स। कैंसिल हो जाएंगे बहुत सारे पैरामीटर्स, तो यहां पे बचेगा सिर्फ 1 बाय एक्स और यहां पे बचेगा 2 बाय d माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x इक्वल टू d माइनस एक्स, देन 3x इज इक्वल टू d, सो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी d बाय 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है d बाय 3, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन first pressure only, second volume only, third temperature only and fourth nature of a gas only। देखिए internal energy basically the sum of kinetic energy plus potential energy। Potential energy of a real gas depends on pressure and volume and kinetic energy purely depends on the temperature। In case of ideal gas molecule बहुत दूर दूर होते हैं तो they cannot exert a force of attraction or attraction between the two molecules, ठीक है। उनके बीच में कोई भी म्यूचुअल अट्रैक्शन या म्यूचुअल फोर्स नहीं एग्जिस्ट करते क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हम एज्यूम करते हैं, तो देयर विल बी ओनली काइनेटिक एनर्जी। सो आइडियल गैस के केस में टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, टेम्परेचर ओनली। Okay, now come to next question. In a physics laboratory, a student carries out experiment to determine the value of the acceleration due to gravity using simple pendulum. He measured the length of the pendulum as 25 centimeter plus minus 0.1 centimeter and corresponding time of 400 oscillation as 100 second plus minus 1 second. The percentage error in the value of G he calculates is about 0.8, second option 1.6, third 2.4 and fourth है 3.7। अब इस क्वेश्चन में जो है आपको लेंथ दे रखी है, लेंथ को आपको मेजरमेंट के साथ दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं मेजरमेंट के साथ तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस 0.1 और जो टाइम पीरियड है वो है 100 सेकेंड प्लस माइनस 1 सेकेंड, ठीक है, और ये आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगी बाद में। अब जो है हमें पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, तो जी की वैल्यू यहां से हो जाएगी आपकी एल 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय
टी स्क्वायर। ठीक है, अब 4 पाई स्क्वायर का कोई रोल है नहीं, तो परसेंटेज एरर अगर हम निकालते हैं डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन जी होगा और ये आपका हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस 2। ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा एल आपको दे रखा 0.1 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 प्लस 2 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कैंसल, ये यहां से गया 4, 0.4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2.4। ठीक है, तो परसेंटेज एरर आपका आएगा 2.4। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 identical rectangular plates of area A, each and kept d distance apart. 2 slabs of dielectric constant K1 and K2 are kept between the plates as shown in the figure. The capacitance of the capacitor will be, जो capacitance of the capacitor है वो कितना होगा? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसमें डायग्राम आपको दे रखा है। ये जो है वो आपका K1 है और ये आपका K2 है, और लेंथ जो है ये आपकी इतनी d/3 और ये आपकी दे रखी है 2d/3। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है पैरामीटर्स दे रखे हैं। सिंस द कैपेसिटर्स, दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि ये जो है लेंथ वाइज डिवाइड हो रहे हैं। देखिए आपका जो कैपेसिटर है वो इस तरह से कनेक्टेड हो रहा है, तो ये ऐसे डिवाइड हो रहे हैं d/3 और ये 2d/3। ठीक है, तो ये किस तरह हो गए? सीरीज में कनेक्टेड हो गए। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है वो आपके किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। हमें क्या करना है? हमें जो है नेट कैपेसिटेंस निकालना है कि सर्किट का कितना होगा। सो सपोज पहले के लिए C1 हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका K1 A ओमेगा नॉट A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d/3, और ये हो जाएगा आपका 3 K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d। अब यहां पर मैं A एप्सिलॉन नॉट बाय d को C0 ले रहा हूं, 3 K1 C0। इसी तरह K2 यानी कि C2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2d/3। तो यहां से ये हो गया 3 K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2d which is equal to 3 K2 डिवाइड बाय 2 C0। अब कैपेसिटर जब भी आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो नेट कैपेसिटेंस जो आपका होता है वो होता है C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला आपको जो है अप्लाई करना है यहां पर। तो C आपका आएगा 3 K1 C0 और ये हो गया 3 K2 डिवाइड बाय 2 C0 डिवाइड बाय 3 K1 C0 प्लस 3 K2 बाय 2 C0। अच्छा, यहां से C0 कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा एक ऊपर, और यहां पर हमारा आया है 9 K1 K2 C0 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। यहां पर आपका बच गया K1 प्लस K2 बाय 2। इस 3 से ये गया तो 3 आ गया। सो C की वैल्यू हमारी आई यहां पर 3 K1 K2 C0, और इसको भी हम एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन हमारा आएगा वो आया 3 K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D ब्रैकेट 2 K1 प्लस K2, ये आया। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2।
Now come to next question. 3-point masses M each are kept at a vertices of an equilateral triangle ABC inside a circle of radius R as shown in figure. The gravitational potential energy of the system will be. आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, माइनस कैपिटल जी एम स्क्वायर बाय 3R, सेकेंड दे रखा है प्लस 2 जी एम स्क्वायर बाय आर, और थर्ड माइनस जी एम स्क्वायर अंडर रूट 3/r, और लास्ट 4 जो है वो आपका जी एम स्क्वायर आर डिवाइड बाय आर रूट 2। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। सो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 या 3 ही आपका करेक्ट हो सकता है, अदरवाइज 2 और 4 तो होगी। अब अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से उन्होंने बना रखा है, और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक तरह से। ठीक है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर आप सेंट्रोइड मान सकते हैं इस तरह से। ये एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से करवा दूंगा ये आपको। ये आपको एबीसी ट्रायंगल दे रखा है, इस पॉइंट को उन्होंने ओ दे रखा है। तो अगर ये देखिए यहां पर अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल आपका 90, तो इसका मतलब ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं डी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी यू, वो होती है माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय आर, ये होती है। अब यहां पर ये आर आपको दे रखा है, बट ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू नहीं दे रखी। तो हम अगर एक भी निकाल ले, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक साइड भी निकाल ले तो बाकी साइड में हमें पता लग जाएगी। इन सब वर्टिसेस पर आपका जो है एम स्मॉल एम मास जो है वो सिचुएटेड है। सो यहां से मैं क्या करता हूं, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ओ बी डी, ठीक है, अगर इसमें मैं cos 30 डिग्री अप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा बेस यानी कि BD डिवाइड बाय BO, और BD की वैल्यू आपको मिल जाएगी BO cos 30 डिग्री। BO आपका है R और cos 30 डिग्री होता है √3/2। अब ये जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये वाली लाइन जो है, क्योंकि 120 120 120 है तो सेंट्रोइड हो गया, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो जो आपका BC होगा वो बेसिकली 2 टाइम्स BD होगा, दैट इज 2 इंटू R √3 डिवाइड बाय 2, कैंसल, तो ये आ गया आपका √3R। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए सेम है, मासेस सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, तो मैं क्या करता हूं 3 इंटू माइनस कैपिटल जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय जो आपका डिस्टेंस है वो दे रखा है √3R। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस कैपिटल जी एम स्क्वायर √3 डिवाइड बाय आर। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका यहां पे करेक्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 115, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर carries a current of 12 ampere and is kept in a magnetic field 0.3 Tesla as shown in the figure. The torque acting on the loop is मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको, डायरेक्शन भी दे रखी है। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहूंगा इसका, क्योंकि इसके डायग्राम से ही हमें डायरेक्शन का पता लगेगा। डायग्राम में जो है आपको ये वाई एक्सिस दे रखी है, ये आपकी जेड है और ये आपकी एक्स है, और लूप जो है वो आपका जो है एक्स जेड प्लेन पर है, और करंट इस तरह से आपका जो है फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी जेड डायरेक्शन में दे रखी है। टॉर्क जो होता है इस केस में वो होता है एम बी, वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका एम क्रॉस बी, यानी एम वेक्टर को रोटेट करना है बी की तरफ, और मैग्नीट्यूड में हो जाएगा एम बी साइन थीटा। थीटा यहां पर जो है वो 90 डिग्री है। अगर इस लूप की डायरेक्शन देखेंगे तो वो लूप की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। सो 90 डिग्री होने के बाद m जो होता है वो होता है आपका आई ए, ठीक है, करंट इनटू एरिया। तो करंट जो है वो आपको यहां पर दे रखा है 12 एम्पियर, एरिया आपको 10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में हमने चेंज कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 0.3 टेस्ला।
इन सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपकी यहाँ पर ये 12, ये इस पॉइंट से ये 0 कट गई, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 3 36 और 36 पंजे 180, ठीक है। तो ये हो गया 180 इंटू 10⁻⁻4, तो ये हो गया 1.8 इंटू 10⁻⁻2। ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड। तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। एक में आपकी -x डायरेक्शन है और एक में आपकी x डायरेक्शन में। तो इस केस में आपको क्या करना है, डायरेक्शन जब निकालते हैं तो आप देखिए ये इधर है, m को अगर b की तरफ हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है ना, आपका जो m वेक्टर है वो y की तरफ है z, तो इस तरह से वो रोटेट करेगा, ठीक है। किस तरह से रोटेट करेगा वो आपका, अगर हम देखें तो वो m क्रॉस b इस तरह से रोटेट करेगा, यानी ये आपका कैसा हो गया, ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। कैसा हो गया आपका, तो स्क्रू जो है जब आपका क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज के केस में आपका अंदर की तरफ जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 डायग्राम के अकॉर्डिंग। बट क्योंकि डायग्राम यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है इसका, ठीक है ना, इसमें थोड़ा डाउट है। बट जहां तक मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 116, द फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ आउटपुट वर्सेस इनपुट वोल्टेज of a base bias transistor in CE configuration marked with 3 region 1, 2nd and 3rd, in which region the transistor operates as a switch। तो स्विच में दो सिचुएशन होती है, या तो सर्किट ऑन होगा या सर्किट ऑफ होगा। तो इसमें जो है सर्किट, इसमें अगर डायग्राम देखें तो फर्स्ट वाला जो रीजन होता है इसमें वोल्टेज हाई है, तो इसमें हाई होगा एक तरह से, और थर्ड वाले में लो होगा। तो जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड रीजन है वो आपका यूज किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ए रोड CD ऑफ लेंथ 1.75 मीटर ऑफ नेग्लिजिबल मास इज सस्पेंडेड बाय 2 वायर्स, A ऑफ स्टील एंड B ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ equal length as shown in figure. The cross sectional area of A and B are respectively 2.0 millimeter square and 3 millimeter square. At what distance from wire A along the road a mass M be suspended in order to produce equal stress? यानी कि जो स्ट्रेस है वो इक्वल प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें डायग्राम आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, ये रिजिड सपोर्ट है और यहां से जो है आपकी 2 वायर कनेक्टेड है, और ये आपका हो गया पॉइंट A, ये C D और ये B, और यहां पर एक मास M कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये बोला गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वायर A along the road a mass M be suspended in order to produce equal stress, यानी दोनों पर इक्वल स्ट्रेस आए। इक्वल स्ट्रेस आने का मतलब है कि दोनों का जो फोर्स है F2 डिवाइड बाय F1 वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी और ये इक्वल होने का मतलब है ना तो ये इस साइड रोटेट करना चाहिए और ना ही ये इस साइड रोटेट, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होने चाहिए। अब लेटर सपोज जो क्वेश्चन में आपको 1.75 टोटल आपको दे रखा है, तो इसको मैं ले लेता हूं x, और ये हो जाएगा आपका 1.75 माइनस x, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसा है यहां पर, इक्वल है, और स्ट्रेस आपका होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो ये हो जाएगा आपका F1 डिवाइड बाय A1, F2 डिवाइड बाय A2। एरिया भी आपको यहां पर दे रखा है, A1 आपको दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 आपको दे रखा है 3.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर में दे रखा है, मिलीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये आपको एरिया दे रखा है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
तो F1 डिवाइड बाय F2 इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाय A2। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि जो है इक्वल स्ट्रेस है, तो उस केस में जो एंटी मास यहां पे कनेक्टेड है आपका, तो अगर मैं इसको देखूं, ये एक आपकी बॉडी होगी और ये एक आपकी बॉडी होगी, तो दोनों की वजह से जो मूवमेंट्स है वो भी क्या होनी चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, F1 इंटू एक्स इज इक्वल टू F2 इंटू 1.75 माइनस एक्स। सो F1 डिवाइड बाय F2 is equal to 1.75 minus x divided by x. Now from 1 से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A1 by A2 इक्वल टू 1.75 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो A1 की वैल्यू है 2 मिलीमीटर और A2 की वैल्यू 3 मिलीमीटर। को कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, कैंसल आउट हो जाएगा। और यहां आ गया 1.75 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इक्वल टू 3 इंटू 1.75 माइनस 3x। ये माइनस 3x इधर आएगा तो ये हो गया 5x, 3 इंटू 10 इंटू 1.75, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 3 इंटू ये बना आपका 0.35 और इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि 1.75 वो मीटर में दे रखा है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट है। सो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे KVS PGT फिजिक्स 2018 के, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 117 तक कर चुके हैं। इसके बाद वाले अब हमारे कम ही क्वेश्चन रह गए और उनको भी हम आने वाले जो वीडियोस हो गए उसमें कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।